हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? राम राम। मैं जितेंद्र कुमार ऑनलाइन यूट्यूब चैनल डैफोडिल कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट क्लास के अंदर हमने नीति निर्देशित तत्वों से संबंधित बातें की थी और हमने आर्टिकल 45 तक चर्चा कर ली थी। आज हम जो बचे हुए शेष आर्टिकल है उन पर चर्चा करेंगे। आप ये जानते हैं कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व है जो आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 के मध्य आते हैं और संविधान के भाग 4 के अंदर इनका उल्लेख किया गया है। तो हमने आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 45 पर लास्ट क्लास तक बातें कर ली थी। ये जो शेष आर्टिकल बचे हैं 45 से लेकर के 51 तक, इन आर्टिकलों पर चर्चा आज करते हैं। इन आर्टिकलों पर चर्चा आज करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 46। दोस्तों, ये आर्टिकल 46 जो है इसके अंदर क्या प्रावधान किया गया है उस पर चर्चा करते हैं। आर्टिकल 46 में ये बताया गया है कि राज्य जो है वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी SC, ST वह जो समाज के अन्य जो दुर्लभ वर्ग है किसके लिए? SC के लिए, ST के लिए, समाज के जो दुर्लभ वर्ग है उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करेगा। ये आर्टिकल 46 में प्रावधान किया गया कि राज्य SC, ST समाज के दुर्लभ वर्ग के लिए शिक्षा की व्यवस्था करेगा। केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और समाज के दुर्बल वर्ग की बात की गई है, अन्य वर्गों की बात इसमें नहीं की गई है। अब बात करते हैं आर्टिकल 47। दोस्तों, ये जो आर्टिकल 47 है इसके अंदर दो बातों का प्रावधान किया गया है। कौन कौन से दो प्रावधान इसमें किए गए हैं वो देखते हैं। पहला, इसके अंदर ये प्रावधान किया गया है कि इसमें राज्य के जो प्राथमिक कर्तव्य है वो बताए गए और यहां से क्वेश्चन भी आया, पिछले एग्जामों में आ चुका है। क्या कहा गया? राज्य के प्राथमिक कर्तव्य, और यही क्वेश्चन आया था कि राज्य के प्राथमिक कर्तव्य किस आर्टिकल में बताए गए हैं। तो उसका जवाब था आर्टिकल 47। ये क्वेश्चन तो पूछा जा सकता है कि राज्य के प्राथमिक कर्तव्य किस आर्टिकल में आते हैं। आर्टिकल 47 में आते हैं। अब वो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि राज्य के प्राथमिक कर्तव्य है कौन कौन से। तो हम इन पर चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से राज्य के प्राथमिक कर्तव्य है। सबसे पहला कि राज्य जो है वो लोगों के जो जीवन स्तर है, जीवन स्तर में सुधार करेगा। दूसरा, पोषाहार में सुधार करेगा। तीसरा, लोगों का जो स्वास्थ्य है उसमें सुधार करेगा। ये क्या बताया गया है? आर्टिकल 47 में राज्य के प्राथमिक कर्तव्य बताए गए कि ये जीवन स्तर में यानी लोगों का जो जीवन स्तर है उसको सुधारने का प्रयास करेगा। ये जो पोषाहार है, लोगों का जो खाने पीने का जो सामान है उसमें सुधार करेगा, यानी लोगों का जो पोषणीय विकास है वो भी राज्य करेगा आर्टिकल 47 के तहत।
यानी अच्छी क्वालिटी या गुणवत्ता वाला जो खाने योग्य खाद्य पदार्थ है वो उपलब्ध कराएगा लोगों को। और तीसरा इसमें कर्तव्य बताया गया है कि लोगों का जो स्वास्थ्य है उसमें सुधार करने की कोशिश करेगा। ये 3 प्राथमिक कर्तव्य बताए गए आर्टिकल 47 में। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया था पीछे, राज्य के प्राथमिक कर्तव्य किस आर्टिकल में है, अब की बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्य के प्राथमिक निम्न में से कौन सा राज्य का प्राथमिक कर्तव्य नहीं है, ये पूछ ले। या पोषणीय विकास किस आर्टिकल में दिया गया, आर्टिकल 47 में दिया गया है, जो राज्य का एक प्राथमिक कर्तव्य। दूसरा जो इसमें प्रावधान किया गया आर्टिकल 47 में, इसमें कहा गया है कि राज्य है वो मद निषेध करेगा। मद निषेध का मतलब जो नशीली दवाइयां हैं, नशीले पदार्थ हैं, इन पर राज्य रोक लगाएगा। क्या कहा गया इसमें, दूसरा जो प्रावधान किया गया वो क्या है, मद निषेध की बात कही गई। यानी जो भी नशीले पदार्थ है, नशीली दवाइयां हैं जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए घातक होती है, ऐसी दवाओं या ऐसी औषधियों पर राज्य क्या करेगा, प्रतिबंध लगाएगा। और राज्य ऐसा कर भी रहा है। आपने देखा होगा कि शराबबंदी को लेकर के जब राज्य कानून बनाता है, नियम बनाता है, तो उस नियम या कानून का जो बेस होता है, आधार होता है, वो आर्टिकल 47 ही होता है। इसी के तहत शराबबंदी, क्योंकि ये मादक पदार्थों के अंदर ही आती है, शराब, अफीम, गांजा, ये सारे नशीले पदार्थ है जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए क्या होते हैं, घातक होते हैं। तो राज्य ऐसे पदार्थों पर क्या करेगा, प्रतिबंध लगाएगा। तो आर्टिकल 47 में ये 2 प्रावधान है। पहला ये था कि राज्य के प्राथमिक कर्तव्य बताए गए थे। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है ये कि राज्य के प्राथमिक कर्तव्य किस आर्टिकल में बताए गए थे। 3 इसमें राज्य के प्राथमिक कर्तव्य बताए गए हैं। राज्य का काम है जीवन के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना, पोषाहार में सुधार करना, यानी उसको अच्छी क्वालिटी का पोषाहार उपलब्ध कराना, खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना और उनके स्वास्थ्य के अंदर सुधार करना। ऐसी वस्तुएं जो लोगों के स्वास्थ्य को खतरा पहुंचाती है उन पर क्या लगा देना है, रोक लगाना राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, यानी एक राज्य का ये कर्तव्य है। अब बात करते हैं हम आर्टिकल 48 की। आर्टिकल 48, आर्टिकल 48 क्या कहता है? आर्टिकल 48 जो है इसमें 2 बातों का प्रावधान किया गया। कौन कौन सी 2 बातें आती हैं? देखो दोस्तों, पहला जो इसमें प्रावधान किया गया वो किया गया है कि राज्य कृषि व पशुपालन में सुधार के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी यानी उन्नत तकनीक या वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग करेगा। राज्य कृषि व पशुपालन में सुधार हेतु उन्नत तकनीक का प्रयोग करेगा। ये आर्टिकल 48 में किया गया पहला प्रावधान है। राज्य जो है वो कृषि के अंदर सुधार करने के लिए, पशुपालन में सुधार करने के लिए उन्नत जो तकनीक है, वैज्ञानिक जो तकनीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, उसका प्रयोग करेगा। आप देखते हैं कि पशुपालन या कृषि के संबंध में राज्य इस प्रकार के अपने कर्तव्यों का निर्वाह भी कर रहा है। पशुपालन के अंदर हम देखें तो
जो प्रजनन केंद्रों की स्थापना कर रहा है, फ्री के अंदर पशु चिकित्सालयों की स्थापना कर रहा है, यहाँ तक कि पशुओं के लिए फ्री में दवाई दे रहा है। ये पशुपालन में सुधार के लिए इनके अलावा बहुत सारी योजनाएं चलाता है जिससे पशुपालन का क्या हो, विकास हो सके। तो राज्य अपने कर्तव्यों का पालन तो कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे कर रहा है। जैसे जैसे उसके पास संसाधन आते हैं वैसे वैसे वो अपना कर्तव्यों का निर्वाह कर रहा है। तो आर्टिकल 48 में ये प्रावधान किया गया। आर्टिकल 48 के अंदर ये दूसरा ये प्रावधान कर दिया कि जो राज्य है वो पशुओं, विशेषकर गाय व बछड़े के वध पर प्रतिबंध लगाएगा। क्या कहा गया है कि राज्य पशुओं, विशेषकर गाय व बछड़े के वध पर प्रतिबंध लगाएगा। क्या कह रहा है कि राज्य पशुओं, और पशुओं में भी किसको, विशेषतः गाय और बछड़े की बात की जा रही है, इनके वध यानी इनकी हत्या पर प्रतिबंध लगाएगा, इनकी हत्या ना हो, इसलिए राज्य इन पर क्या लगाएगा, प्रतिबंध लगाएगा। इसके अलावा ये जो गाय और बछड़े हैं इनकी जो नस्ल है, इस नस्ल सुधार के लिए भी राज्य कार्य करेगा, और इन गाय व बछड़ों का राज्य क्या करेगा, संरक्षण करेगा। यानी राज्य पशुओं का संरक्षण करेगा, और पशुओं के अंदर विशेषकर गाय और बछड़े की बात की गई है। तो ये आर्टिकल जो 48 है इसमें ये दो प्रकार के प्रावधान है। पहला है कि राज्य कृषि पशुपालन के अंदर विकास करने के लिए, इन्हें सुधारने के लिए उन्नत तकनीक का प्रयोग करेगा, एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेगा। दूसरा का है कि पशुओं में, और पशुओं का संरक्षण करेगा, और पशुओं में भी किसका, गाय और बछड़े की वध पर प्रतिबंध लगाएगा, उनकी नस्ल सुधारने का कार्य करेगा, नस्ल सुधार के लिए कार्य करेगा। ये थी आर्टिकल 48 में किए गए प्रावधानों की बात है। इसके अलावा एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 48A। ये जो आर्टिकल 48A है इसे बाद में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 1976 के अंदर। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 48A को जोड़ा गया था, और ये आर्टिकल एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी है। क्यों है? क्योंकि इसमें यह प्रावधान किया गया था कि राज्य पर्यावरण का संरक्षण करेगा। पर्यावरण का संरक्षण करेगा। ये बात आर्टिकल 48A में कही गई है। पर्यावरण का, पर्यावरण शब्द आते ही अपने आप ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि आजकल एग्जाम के अंदर पर्यावरण से संबंधित काफी क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। तो ये अनुच्छेद 48A है, ये कहता है कि पर्यावरण का संरक्षण करेगा राज्य। जो भी पर्यावरण के अंदर जो वन है, वन्य जीव है, नदी है, झीलें हैं, इन सब का राज्य क्या करेगा, संरक्षण करेगा। ये बात आर्टिकल 48A के अंदर कही गई। दोस्तों ये पर्यावरण संरक्षण एक मौलिक अधिकार भी है, और ये नीति निर्देशक तत्वों के अंदर भी आता है। अब बात करते हैं 48A हो गया। अब बात करते हैं 48(40) की। सॉरी दोस्तों, अनुच्छेद 39 की बात करते हैं। जो आर्टिकल 49
39 सॉरी आर्टिकल 49 की अनुच्छेद 49 की बातें करते हैं। क्या कहा गया है आर्टिकल 49 के अंदर? इसमें कहा गया है कि राज्य जो है वो जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक है, वस्तुएं हैं, स्थान है, उनका क्या करेगा? संरक्षण करेगा। राष्ट्रीय महत्व का स्मारकों, वस्तुओं, स्थानों का संरक्षण करेगा। आर्टिकल 49 के अंदर क्या कहा गया है कि राज्य राष्ट्रीय महत्व के जो भी स्मारक है, जो भी वस्तुएं हैं, स्थान है, इनका संरक्षण करेगा। जो प्राचीन हवेली है, महल है, किले हैं, बावड़ी है, कुएं है, कब्रिस्तान है, ये जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक है या प्राचीन कोई पेंटिंग होती है, इन सब का राज्य संरक्षण करेगा। ये बात आर्टिकल 49 के अंदर कही गई है, 49 के अंदर कही गई। अब बात करते हैं हम आर्टिकल 50 की। ये जो आर्टिकल 50 है, इसमें कहा गया है कि राज्य इस प्रकार की व्यवस्था करेगा जिससे न्यायपालिका जो है उसको कार्यपालिका से स्वतंत्र रखा जा सके। तो आर्टिकल 50 के अंदर कार्यपालिका न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की बात कही गई। क्या कहा गया है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से स्वतंत्र यानी आर्टिकल जो 50 है, इसमें न्यायपालिका को कार्यपालिका से स्वतंत्र करने की बात कही गई। दोस्तों, क्वेश्चन ये बनता है हमारे सामने कि न्यायपालिका अलग है, कार्यपालिका अलग है, फिर न्यायपालिका को कार्यपालिका से स्वतंत्र करने की जो बातें कही जा रही है, ये कैसे? तो देखो दोस्तों, आजादी से पहले भारत में बहुत सारे ऐसे पद थे जो पद तो कार्यपालिका के होते थे, लेकिन उन्हें मजिस्ट्रेट जो पावर है, न्यायिक जो शक्तियां, वो प्राप्त होती थी। आज भी अगर हम बात करते हैं तो हमारे जो कलेक्टर साहब है, जिन्हें हमें जिलाधीश बोलते हैं, क्या बोलते हैं जिन्हें? जिलाधीश। और ये जो जिलाधीश होते हैं, इन्हीं को हम डीएम भी कह देते हैं। ऐसा क्यों होता है? जो पद होता है एसडीओ का, उसको हम एसडीएम कह देते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? इसको डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, क्यों? क्योंकि जो जिला कलेक्टर है, इसी को जिला मजिस्ट्रेट का जो पावर होता है, यानी जो न्यायिक शक्तियां होती है, मजिस्ट्रियल पावर जो होती है, वो प्राप्त होती है। एसडीओ जो ये कार्यपालक पद है, कार्यपालक या कार्यपालिका का एक पद है, जिलाधीश और एसडीओ, लेकिन इसको न्यायिक शक्तियां प्राप्त होने के कारण इसको एसडीएम और डीएम कहा जाता है। तो यहां से जब एक ही पद को दो प्रकार की पावर्स मिली होती है, तो ये एक शक्तियों का जो पृथक्करण का जो सिद्धांत होता है, वो उसका उल्लंघन होता है। इसलिए इस आर्टिकल 50 में ये कह दिया कि राज्य जो है, ये न्यायपालिका जो है, इसको कार्यपालिका से अलग रखने या स्वतंत्र रखने की व्यवस्था करेगा। ये आर्टिकल 50 में प्रावधान किया गया है। तो आर्टिकल 49 यानी 49 और आर्टिकल 50 आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा
कि 49 के अंदर तो ये कहा गया है कि राज्य राष्ट्रीय महत्व के वस्तु स्थानों व स्मारकों का संरक्षण करेगा, और आर्टिकल 50 में कहा गया कि राज्य इस प्रकार की व्यवस्था करेगा जिससे न्यायपालिका को कार्यपालिका से स्वतंत्र रखा जा सके। अब बात करते हैं हम आर्टिकल 51 की। ये हमारा अंतिम नीति निर्देशक तत्व है दोस्तों। 51 जो है, आर्टिकल 51 है, इसको भारत की जो विदेश नीति है उसका संवैधानिक आधार कहा जा सकता है। भारत की विदेश जो नीति है, उस विदेश नीति का संवैधानिक आधार किसको कहा जाता है? आर्टिकल 51 को कहा जाता है। दोस्तों क्यों कहा जाता है? इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें इस 4 जो बातें लिखी है, इसको हम जब पढ़ेंगे तो हमारे अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि इसको विदेश नीति का संवैधानिक आधार क्यों कहा जाता है। अब पहले हम पढ़ लेते हैं कि इसके अंदर जो 4 बातें बताई गई है, 4 बातों का जो प्रावधान है वो कौन कौन सी है। पहला इसमें यह है कि भारत अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देगा। अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देगा। ये पहली बात कही गई है आर्टिकल 51। दूसरी जो बात कही गई है वो क्या कही गई है कि भारत सभी राष्ट्रों के मध्य न्याय संगत व सम्मानजनक संबंधों को बढ़ावा देगा। तीसरी जो इसमें प्रावधान किया गया है, तीसरा जो इसमें प्रावधान है वो है कि भारत जो है वो अंतरराष्ट्रीय जो भी संधि या समझौते हुए हैं उनकी पालना को बढ़ावा देगा। अंतरराष्ट्रीय संधि व बढ़ावा देगा। और चौथा इसके अंदर जो प्रावधान किया गया वो किया गया है कि भारत जो भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद होंगे उनका समाधान मध्यस्थता से करेगा। अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान दोस्तों ये जो आर्टिकल 51 है इसमें ये 4 प्रकार के प्रावधान किए गए। पहला प्रावधान था कि भारत अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देगा, इंटरनेशनल लेवल पर शांति बनाए रखेगा, सुरक्षा को बढ़ावा देगा, सुरक्षा बनाए रखेगा। दूसरी बात कही गई है कि सभी राष्ट्र यानी विश्व के अन्य जो राष्ट्र है उनके मध्य न्याय संगत
वह सम्मानजनक संबंधों को या व्यवहार को बढ़ावा देगा, अन्य राष्ट्रों के प्रति अच्छे संबंध स्थापित करेगा, सम्मानजनक संबंध स्थापित करेगा, अन्य राष्ट्रों को भी सम्मान देगा, न्याय संगत संबंध स्थापित करेगा। ऐसा प्रावधान था आर्टिकल 51 के अंदर। दूसरा ये जो प्रावधान है ये। तीसरा जो प्रावधान था वो था कि भारत अंतरराष्ट्रीय संधि व समझौतों की पालना को बढ़ावा, इंटरनेशनल जो भी संधि की गई है, समझौते किए गए हैं, उनका भारत क्या करेगा, पालन करेगा। चौथा जो इसमें प्रावधान है वो है कि भारत अंतरराष्ट्रीय विवादों का, यानी जब भी कोई देशों के मध्य विवाद होते हैं तो उनका समाधान मध्यस्थता से निकालेगा, न कि लड़ाई झगड़ा करके युद्ध करके उसका समाधान निकालेगा। तो जब हम आर्टिकल 51 में ये चारों बातें पढ़ते हैं तब हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 51 भारत की ये जो विदेश नीति है इसका संवैधानिक आधार है। और यहां से क्वेश्चन निकलता है कि भारत की विदेश नीति का संवैधानिक आधार किस आर्टिकल को कहा जाता है, तो वो आर्टिकल 51 है जिसको भारतीय विदेश नीति का संवैधानिक आधार कहा जाता है। दोस्तों ये हमारे जो नीति निर्देशक तत्व हैं जिनका उल्लेख आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 के मध्य किया गया था। इन आर्टिकलों को हमने 36 से लेकर के 51 तक एक एक करके देख लिया है, इन पे चर्चा के लिए आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। अब बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित आलोचना की। दोस्तों आप जानते हैं कि जब भी कोई कानून बनता है, नियम लागू होते हैं, तो सभी उसके समर्थन में नहीं होते हैं, कुछ उसके विपक्ष में भी होते हैं, उसकी आलोचना करने वाले भी होते हैं। ठीक उसी प्रकार ये जो नीति निर्देशक तत्वों को जब भाग 4 में जोड़ा गया था और आर्टिकल 36-51 के मध्य इनका उल्लेख किया गया था, तब इनका भी काफी विरोध किया गया था, आलोचना की गई कि ये जो नीति निर्देशक तत्व है जब ये वाद योग्य नहीं है, इनको न्यायालय के द्वारा गारंटी प्राप्त नहीं है, न्यायालय के अंदर हम चुनौती नहीं दे सकते, राज्य इनको लागू करने के लिए बाध्यकार नहीं है, राज्य पर ये किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाते हैं, यानी ये तर्कहीन है, तो इस प्रकार के अधिकार देने से क्या फायदा है। इसी को लेकर के कुछ आलोचकों ने इसकी आलोचना की थी। वो कौन कौन से थे, प्रसिद्ध नाम, उनकी चर्चा कर लेते हैं और उनके द्वारा कहे गए कथन पर चर्चा करते हैं। पहला जो नाम आता है वो है के.टी. शाह का। के.टी. शाह का, के.टी. शाह जो थे, इन्होंने इसकी आलोचना करते हुए इस बात की कहा था कि ये जो संविधान का भाग 4 यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ये एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। ये कथन था के.टी. शाह का। क्या था, ये एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया। सही कहा था। देखो दोस्तों, शुरू के अंदर जब संविधान के द्वारा राज्यों को ये नीति निर्देशक तत्व दिए गए थे, तब यही बात कही गई थी
कि ये जो नीति निर्देशक तत्व है ये राज्य के नैतिक कर्तव्य हैं और इन्हें राज्य कब लागू करेगा, जब उसके पास संसाधन होंगे। यानी यही बात ये कह रहा है कि ये एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। यानी बैंक ने पिछा हो है तो वो चेक को भुगतान कर दे सी, ठीक ही प्रकार वो राज्य का संसाधन हो है तो वो नागरिका ने यह अधिकार दे दे सी, अपने कर्तव्य को पालन कर ले। ठीक है, इसीलिए केटी साई ने यह कहा था कि ये एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया। दूसरे जो आलोचक हुए थे वो थे श्री नसीरुद्दीन। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि ये 9 वर्ष के प्रथम दिन किए गए संकल्पों की तरह है। इनका कथन यह था कि 9 वर्ष के प्रथम दिन किए गए संकल्पों की तरह है। दोस्तों जब नई साल आ गया पहले दिन आप रड़ काट जा संकल्प लेने का, नहीं बहुत संकल्प ले और 2 दिन बाद में के कंडीशन में आप अच्छी तरह को जान आई बात हो गई है श्री नसीरुद्दीन ने कि 9 वर्ष के प्रथम दिन यानी जब संविधान लागे 20 दिन तो बड़ी ये खुलकर बात की थी कि राज्य ये नीति निर्देशक लागू करेगा जिससे लोगों का विकास होगा। लेकिन क्या ये पूरा कर पाया? क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि ये राज्य की इच्छा पर छोड़ा गया था कि जब संसाधन होंगे तो लागू कर पाएगा, तो ही राज्य लागू करेगा। अब जब संसाधन नहीं होंगे राज्य के पास तो ये नागरिकों को अधिकार नहीं मिल पाएंगे, राज्य अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाएगा। इसीलिए श्री नसीरुद्दीन ने कहा था कि ये 9 वर्ष के प्रथम दिन किए गए संकल्पों की तरह है। अगले जो हुए थे आलोचक वो थे के.सी. वहीयर। इन्होंने नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कहा था कि ये लक्ष्य और आकांक्षा घोषणा पत्र है। लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है, ये बात के.सी. वहीयर ने कही थी। इसके अलावा एक और हुए थे टी.टी. कृष्णाभाचारी। इन्होंने कहा था कि ये इच्छाओं का स्थायी कूड़ाघर है। इच्छाओं का स्थायी कूड़ाघर है, ये बातें कही गई थी। के.टी. साय का कथन था ये एक ऐसा चेक जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ा गया है। श्री नसीरुद्दीन ने कहा ये 9 वर्ष के प्रथम दिन किए गए संकल्पों की तरह है। के.सी. वहीयर का था कि ये लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है। और इन्होंने टी.टी. कृष्णाभाचार्य ने कहा कि ये इच्छाओं का एक स्थायी कूड़ाघर है, ऐसा ग्रह कूड़ाघर है। ये कुछ आलोचक हुए थे जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना की थी। कुछ इसके पक्ष में भी थे जिन्होंने इसकी प्रशंसा भी की थी। बात आती है भीमराव अंबेडकर जी की, यानी जब हम बात बी.आर. अंबेडकर जी की करते हैं, इन्होंने इसकी उपयोगिता बताई, विशेषता बताई थी
और इन्होंने कहा था कि यदि कोई सरकार इस नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना करती है तो अगले चुनाव में उसका पतन होना निश्चित है। कहने का मतलब जो नीति निर्देशक तत्व इसके कुछ विपक्ष में हुए थे, कुछ पक्ष में हुए थे, जिनके जो कथन थे उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों ये था हमारा जो संविधान का भाग 4 है, आर्टिकल 36 से 51 तक जो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, उन सभी नीति निर्देशक तत्वों पर और उसकी पृष्ठभूमि पर हमने अच्छी तरीके से डिटेल से देख लिया है, इनको चर्चा कर ली है। अब इन नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों पर चर्चा हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।